गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग वन लाइनर फैक्ट्स को देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर और देखते हैं आज की फर्स्ट इश्यूज़ क्या है। पहला मुद्दा क्या है? भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा संयंत्र इकाई पूरी क्षमता से यह चालू कर ली गई है और यह गुजरात की सबसे बड़ी, अगर बोला जाए तो गुजरात की यह सबसे बड़ी कितनी स्वदेशी रूप से 700 मेगावाट विद्युत काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूनिट 3 की जो है उसी का अगर बोला जाए तो सबसे बड़ी है यूनिट 3। लेकिन यह वर्तमान गुजरात में एक्चुअली वर्तमान में क्या दो ऑलरेडी यानी काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जैसे KAPS1 और KAPS2 इसकी क्षमता 220 मेगावाट है। इसकी यह विस्तार है यानी इसी संयंत्र का विस्तार कौन सा है? यूनिट 3, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे यूनिट 1 और यूनिट 2 चल रहे हैं, उसका विस्तार यूनिट 3 हो गया जिसकी मेगावाट कितनी हो गई? 700 मेगावाट इसकी क्षमता हो गई है और यह स्वदेशी रूप से। इसके साथ प्लस पॉइंट ये है कि यह भारत का पहला है और गुजरात में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि अभी तक 220 मेगावाट थी। क्लियर? गुजरात में 1 2 3 ये थर्ड है। फोर्थ के भी अभी क्या चल रहा है? निर्माण कार्य पूरा हो चुका है जो कि आपके मार्च 2024 यानी नेक्स्ट ईयर उसके भी आरंभ होने की संभावना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर ये जो परमाणु ऊर्जा संचालित होता है ये देश में किसके द्वारा किया जाता है? तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL के द्वारा जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है संचालित किया जाता है। और वर्तमान मैंने आपको बताया कि गुजरात में ध्यान रखेगा 1 और 2 अगर क्वेश्चन जो बनेंगे वहां पे इसको ये रखना कि 220 मेगावाट की ऑलरेडी है। अभी थर्ड परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है जो चालू किया गया है वो 700 मेगावाट की है, स्वदेशी रूप पूर्ण स्वदेशी है, प्लस यह यूनिट 3 यानी यूनिट 1 और 2 का यह विस्तार है। फोर्थ का भी कार्यक्रम ऑलरेडी निर्माण जो है पूरा हो चुका है, नेक्स्ट ईयर से ये भी आरंभ हो जाएगा। देश की अगर बोला जाए परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालित की जाती है तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। आपको इतना ध्यान रखना। और इसके साथ एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि NPCIL अनुसार KAPP यानी काकरा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है 3 और 4 भारत की 700 मेगावाट इकाई आकार के स्वदेशी रूप से अगर डिजाइन किया गया तो बोला जाएगा कि यह दबाव युक्त भारी पानी रिएक्टर यानी PSWR की यह पहली जोड़ी है। कौन सी? 3 और 4 किसके लिए? दबाव युक्त भारी पानी रिएक्टर की। नाउ कम टू द नेक्स्ट। गैबोन में तख्तापलट के बाद जनरल ब्राइस ओलई गैमा को अंतरिम नेता घोषित किया गया है। गैबोन में एक्चुअली गैबोन में क्या किया गया कि सैन्य ताकत थी उन्होंने क्या किया है? तख्तापलट करके अपने किसको? जनरल ब्राइस ओलई गैमा को अंतरिम नेता घोषित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि गैबोन के चुनाव प्राधिकरण द्वारा अली बोंगो ओडम्बा को किसे? अली बोंगो ओडम्बा को फिर से राष्ट्रपति चुने जाने की घोषणा के बाद सेना ने क्या किया? सत्ता पर कब्जा किया और अपने जनरल को उन्होंने क्या किया है? अपना नेता घोषित कर दिया गया है। अब यहाँ पर है गैबोन अफ्रीका के प्रमुख तेल उत्पादकों में से एक है और ये एक फ्रांसीसी उपनिवेश था। फ्रांसीसी उपनिवेश कौन सा रहा है? गैबोन। अब थोड़ा हम लोग गैबोन पे चर्चा कर लेते हैं। गैबोन को देखते हैं कि यह मध्य अफ्रीकी जो आप देख रहे हैं इमेज में यहाँ पर ये क्या है? मध्य अफ्रीकी। इस जगह पे इमेज में आपको बिल्कुल क्लियर लोकेट हो रहा है, ये जस्ट मैं इमेज शो कर दे रही हूँ। ये देखिए गैबोन यहाँ है आपका। ओके, ये कहाँ पर है? मध्य अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है। ये यहाँ, ये आप यहाँ देख रहे हैं इस जगह ये गैबोन लिखा यहाँ पर है, बट ये मध्य अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित क्या है? यह गैबोन एक आपका देश है। नाउ इसकी सीमा किसे किसे लग रही है? इसकी सीमा गिनी, कैमरून, इसकी सीमा गिनी, कैमरून, कांगो गणराज्य और गिनी की खाड़ी के साथ लगती है। नाउ लिब्रेविले इसकी राजधानी कौन सी है? लिब्रेविले इसकी राजधानी है और मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक इसकी मुद्रा है। CFA फ्रैंक क्या है? इसकी मुद्रा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक एक कॉमिक पुस्तक जारी की है और इस पुस्तक को
इस पुस्तक को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह पुस्तक जो है आपका एनसीईआरटी और यूनेस्को ने संयुक्त रूप से इसको विकसित किया है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्या था कि एनसीईआरटी क्लास 7 की पुस्तक में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है उस अध्याय को भी शामिल किया गया है, तो इस न्यूज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अभी रिसेंटली मुझे लगता है कि शायद मैंने प्रीवियस क्लास में ही मैंने बताया है कि एनसीईआरटी की जो पुस्तक होगी उसमें राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को भी क्लास 7 की बुक्स में उस चैप्टर को शामिल किया जाएगा। नाउ अगर बोला जाए इस कॉमिक पुस्तक का जो यहाँ पे देख रहे हैं किसने विकसित किया है? एनसीईआरटी प्लस यूनेस्को ने। और इसका उद्देश्य क्या है कि देश भर में जो स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों का स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ाना है। किसको? स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना है। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारतीय ऑन्कोलॉजिस्ट यानी अगर जो बोला जाए कि जो कैंसर का डिपार्टमेंट होता है वो क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाता है। तो भारतीय ऑन्कोलॉजिस्ट आर रवि कन्नन ने 2023 रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। इमेज आप देख रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर इमेज आप देख रहे हैं। रवि कन्नन आर ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। इनके साथ ही इन्होंने तो जीता है, यही तो भारतीय हो गया। और भी कुछ व्यक्तियों को जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, देख लेते हैं कि इनको क्यों दिया गया था। मैंने कभी कहा कि कैंसर से संबंधित ऑन्कोलॉजिस्ट का मतलब होता है कैंसर डिपार्टमेंट संबंधित होता है। तो असम में कैंसर उपचार में क्रांति लाने के लिए इनको सम्मानित किया गया है। एक्चुअली इन्होंने क्या किया कि असम में एक बोला जाए तो कछा जो जगह है आपका वहाँ पर, यानी कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के ये निदेशक भी हैं। और इसके साथ ही सालाना लगभग 5 लाख रोगियों को मुफ्त या आप कह सकते हैं कि रियायती कैंसर देखभाल उपचार भी प्रदान की जाती है। नाउ रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को जानते हैं, यह एशिया का सर्वोच्च सम्मान है और इसे नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। यह एशिया का सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार एशिया क्षेत्र में परोपकार और सामाजिक सेवा के लिए व्यक्तियों या संगठनों को प्रति वर्ष दिया जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1957 में फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? रैमन मैग्सेसे की याद में की गई थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। इसके साथ हम लोग कुछ और व्यक्तियों को देख लेते हैं जिन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। उन क्षेत्रों को देख लेते हैं। जैसे कोरवी रक्षण बांग्लादेश के, इन्होंने अपना जीवन वंचितों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने और गरीबी को दूर करने के लिए समर्पित कर दिया, तो इन्हें भी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। क्या नाम है इनका? कोरवी रक्षण। आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं कोरवी रक्षण, ये इमेज आपको शो हो रही है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं यूजेनियो लिमोस, जो यहाँ आप यहाँ इनको देख रहे हैं यूजेनियो लिमोस। इनको क्यों दिया गया है? इन्होंने तिमोर समुदाय को कृषि और प्रकृति संरक्षण की सराहना करने के लिए तरीकों को अपनाने में मदद किया। नेक्स्ट है मिरियम कोरोनल। क्या नाम है? मिरियम कोरोनेल फेरर। ये फिलीपींस की हैं। इनको क्यों दिया गया है? ये इन्हें दिया गया है। क्यों दिया गया है? इन्होंने युद्ध विवादों को सुलझाने और अपने देश के मार्शल शासन का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये जो 4 आप इमेज देख रहे हैं, क्यों दिया गया है, इसके साथ ये भी काफी महत्वपूर्ण है। नाम को ध्यान रखिएगा कि किनको किन क्षेत्र में दिया गया है। इन चारों के नाम को सवाल किसी से भी पूछा जा सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है सीईओ नियुक्त किया गया। और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिला को, ये फर्स्ट टाइम है जो किसी महिला को रेलवे बोर्ड का अधिकारी या रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। चलिए देख लेते हैं हम। इनका नाम ध्यान रखिएगा, जया वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट है वह किसका स्थान लेंगे? वो अनिल कुमार लोहाटी का स्थान लेंगे। इनका कार्यकाल कब से स्टार्ट होगा? यह 1 सितंबर यानी कल से इनका कार्यभार जो है यह संभाल ली है। और यह उनका कार्यकाल कब तक चलेगा? नेक्स्ट ईयर 31 अगस्त तक रहेगा, 1 साल के लिए रहेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सागर परिक्रमा चरण 8 कहां से कहां तक है? कन्याकुमारी जिले के थेंगापट्टनम फिशिंग हार्बर में शुरू किया गया है। कौन सा? ये सागर परिक्रमा चरण 8वां जो है, कहां से? कन्याकुमारी। अब हम लोग देखते हैं सागर परिक्रमा चरण 8वें में तमिलनाडु के जो है 4 तटीय जिले को भी इसमें सब लिस्ट में शामिल किया गया है। इसमें कौन कौन से? वो कन्याकुमारी हो गया, तिरुनेलवेली, थुथुकुडी और रामनाथपुरम। बस इतने इसको ध्यान रखना। अब हमें ध्यान रखना क्या है कि आखिर सागर परिक्रमा यात्रा होता क्या है? यह अपनी तरह की अनूठी एक मेगा फिशर आउटरीच पहल है। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला जी, उनके द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे और ध्यान रखना है कि यह मार्च 2022 में शुरू हुआ है और भारत के समुद्र तट के लगभग 8000 किलोमीटर तक यह फैला होगा। कितना? 8000 लगभग बोला गया है, 8000 किलोमीटर तक यह फैला होगा, जो कि 2022 में शुरू हुआ है। सागर परिक्रमा का उद्देश्य क्या है? बेहतर कल के लिए मछली पकड़ना यानी फिशिंग है। अब तक
यात्रा 7 चरणों को पूरा कर चुकी है और ये कौन सा है? 8वां चरण है। यह आपका 8वां चरण है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। कोलकाता मेट्रो रेलवे पारंपरिक स्टील थर्ड रेल सिस्टम से क्या हो गया है? यह मिश्रित एल्युमिनियम थर्ड रेल सिस्टम में यह परिवर्तित हो गई है। बस इतना ही ध्यान रखना है। किससे? यह तो स्टील थर्ड रेल था, जिससे किसमें कन्वर्ट हो गया है? एल्युमिनियम थर्ड रेल में। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ज्यूरिख डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा जो है दूसरे स्थान पर हैं और कितने मीटर के थ्रो के साथ है? क्योंकि नीरज चोपड़ा का नाम किसमें आता है? ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 85.71 मीटर कितने? 85.71 मीटर, ये भी ध्यान रखना है आपको। 85.71 मीटर इन्होंने थ्रो किया है। 85.71 इतना मीटर। ओके, नीरज चोपड़ा क्या है? ज्यूरिख डायमंड लीग में यह दूसरे स्थान पर है। तो फर्स्ट पोजीशन पर है कौन है? ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? चेक गणराज्य के जैकब वार्डलेस 85.86 मीटर के साथ ये पहले स्थान पर है। जर्मनी के कौन है? जूलियन वेवर 85.04 मीटर के साथ ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगर बात की जाए अब नीरज चोपड़ा को लेकर के, तो नीरज चोपड़ा बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस अभी हाल फिलहाल में हुआ था हंगरी के बुडापेस्ट में, आई थिंक 27 अगस्त को हुआ था ये। वहां पर इन्होंने क्या किया था? स्वर्ण जीतने वाले ये पहले भारतीय एथलीट बने थे, स्वर्ण जीतने वाले। 2022 में डायमंड लीग की ट्रॉफी भी इन्होंने जीता था। इसके साथ ही दोहा और लॉजेन में डायमंड लीग बैठ के भी इन्होंने जीती थी। चलिए अब आते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। अमृत कलश यात्रा की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? गृह मंत्री अमित शाह ने कहां से किया है? नई दिल्ली से किया है। आखिर यह अमृत कलश यात्रा है क्या? मैं कुछ दिन पहले भी आप लोगों के न्यूज में बताई थी। अमृत कलश यात्रा जो कि आपके 1 सितंबर को क्या करेंगे? गृह मंत्री जो है मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत ये कहां से आरंभ किया गया है? नई दिल्ली से अमृत कलश यात्रा की शुरुआत की गई है। अब देश के इसमें क्या किया जा रहा है कि जो देश के वीर शहीद पुरुषों और महिलाओं के सम्मान में 9 अगस्त को क्या किया गया था? इस अभियान की घोषणा की गई थी 9 अगस्त को। अमृत कलश यात्रा जो निकाली जाएगी, इसमें क्या होगा कि देश के सभी क्षेत्रों में से करीब 7,500 अगर बोला जाए कलश की मिट्टी दिल्ली की अमृत वाटिका में लाई जाएगी। अमृत वाटिका कहाँ? दिल्ली में लाई जाएगी। और उसके बाद क्या किया जाएगा? अमृत वाटिका राष्ट्र युद्ध स्मारक, जिसका मैंने अभी भी जिक्र किया कि क्लास 7 के एनसीईआरटी पुस्तक में इस चैप्टर को ऐड किया जा रहा है। तो राष्ट्र युद्ध स्मारक जो आपके इंडिया गेट के बिल्कुल सीधे स्ट्रेट, अगर आप स्ट्रेट देखेंगे तो आपको ये फ्रंट में राष्ट्रपति भवन, बैक साइड में आपको राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिखेगा, के पास बनाई जाएगी। और यह एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रति क्या है? एक बोल सकते हैं कि प्रतिबद्धता का प्रतीक होगा अमृत वाटिका। इसके साथ ही यह अभियान सितंबर में शुरू किया जाएगा और इसमें देश भर के हर गांव के हर घर से मिट्टी लाई जाएगी। अक्टूबर के अंत में हजारों लोग अमृत कलश यात्रा लेकर कहां पहुंचेंगे? दिल्ली पहुंचेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट न्यूज क्या है देख लेते हैं। सरकार ने 18 से लेकर के 22 सितंबर के बीच में संसद के विशेष सत्र को बुलाया है। 18 से लेकर के यानी कमिंग 18 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर के बीच में क्या होगा? संसद का विशेष सत्र चलेगा। थोड़ा सा हम लोग संसद सत्र को देख लेते हैं। संसद का सत्र सदन की पहली बैठक और 17 वचन जो सत्र की अवसान होती है उसकी अवधि होती है। संसद का सत्र यह 1 वर्ष में कितना होता है? आमतौर पर यह 1 वर्ष में आमतौर पर 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से हैं? बजट है सत्र है, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र है। अगर इसमें बोला जाए कि सबसे अगर लंबा सत्र कौन सा होता है तो बजट सत्र होता है। राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन को बुलाने और स्थगित करने या लोकसभा को भंग करने की क्या होती है? शक्ति है। संसद का सत्र बुलाने का निर्णय किसके पास है? संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है और समिति के निर्णय को क्या करती है? राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है। इसको संसद सत्र बुलाने का प्रावधान जो है संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 85 में है। आर्टिकल 85 में जनवरी से अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक चलने वाला जो बजट सत्र है ये सबसे लंबा सत्र होता है। मैंने आपको भी कहा कि सबसे लंबा सत्र कौन सा होता है? इनमें बजट सत्र होता है। अब अगर बात की जाए नेक्स्ट, संसद के 2 सत्रों के बीच का जो अंतराल है वो कितना होना चाहिए? 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए। इसमें जितने भी लाइन दिए गए हैं पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वहां ये क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। सभी पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सभी बीसीसीआई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए शीर्षक प्रायोजन अधिकार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को दिए गए हैं। किसको दिया गया है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये इमेज शो हो रहा है, इस इमेज को ध्यान रखना है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक।
क्लियर? किसको दिया गया है, चाहे वो बीसीसीआई ने किसको दे दिया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो या घरेलू हो, अधिकार किसके पास है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को इसने दे दिया है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भारत में खेले जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मैच, चाहे वो महिला का हो या पुरुष हो, दोनों का शीर्षक प्रायोजक होगा। इसके साथ ही जो भी जैसे दिलीप ट्रॉफी हो गई या आपका रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी हो गया, घरेलू क्रिकेट हो गया, उसका प्रायोजक भी होगा। इसके अलावा जूनियर क्रिकेट जैसे अंडर-19 हो गया या अंडर-23 हो गया, उसके लिए भी क्या होगा, शीर्षक प्रायोजक होगा। अगले 3 वर्षों तक भारत में खेले जाने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों और सभी घरेलू टूर्नामेंट का शीर्षक प्रायोजक होगा। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है। निजी क्षेत्र, उसकी स्थापना कब हुई थी, 2015 में हुई थी। और इसका अगर बोला जाए कि मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। और इसके एमडी और सीई कौन है, वी वैद्यनाथन इसके एमडी और सीईओ हैं। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है देख लेते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2023 यह कब से कब तक मनाया जाता है, 1 से लेकर के आपके 7 सितंबर, यानी 1 से लेकर के 7 सितंबर तक क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, नेशनल न्यूट्रिशन वीक। क्लियर? अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। इसके थीम क्या है, सभी के लिए किफायती स्वास्थ्य आहार है। थीम क्या है, सभी के लिए स्वास्थ्य किफायती आहार। 1982 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत ही इसको खाद्य और पोषण बोर्ड ने क्या किया था, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू किया था। कब, 1982 में। अगर बात की जाए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो भारत में कितनी रैंक, भारत की रैंकिंग कितनी है 2022 का अगर जो इंडेक्स आया कितना है, तो भारत की टोटल 121 देशों में 107वें स्थान पर भारत है। और अगर एनीमिया से बात की जाए कि कितने बच्चे पीड़ित है, एनीमिया का मतलब क्या होता है, रोग की कमी से, तो इसका परसेंटेज कितना हो गया है, 69.4 से घटकर 58.6% हो गया है। नेक्स्ट अगर बोला जाए कि 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, 8 मार्च 2018 नरेंद्र मोदी जी ने भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से राजस्थान के झुंझुनू से, कहां से, राजस्थान के झुंझुनू से पोषण अभियान की इन्होंने शुरुआत की थी। कब, 2018 में 8 मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है 8 मार्च, और उस तारीख से ईयर आपका 2018 है, इन्होंने राजस्थान के झुंझुनू से क्या आरंभ किया था, पोषण, राष्ट्रीय जो पोषण अभियान की शुरुआत की थी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं कुछ और पॉइंट्स रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। सरकार ने मनरेगा के लिए अनिवार्य आधार आधारित मजदूरी भुगतान की समय सीमा को कितना कर दिया है, 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। हो सकता है आपसे सवाल में ये पूछ ले कि आधार आधारित जो मजदूरी भुगतान समय सीमा है इसको कब तक बढ़ाया गया है, 31 दिसंबर, 28 दिसंबर, कुछ इस तरह से, तो ध्यान रखिएगा 31 दिसंबर तक से बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा भारत अक्टूबर में पहली बार वैश्विक जो है AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है। सेना के द्वारा 130 टैथर ड्रोन और 19 टैंक ड्राइविंग सिमुलेटर के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। असम के चोकुआ चावल को GI टैग दिया गया। असम का चोकुआ चावल को कौन सा दिया गया है, GI टैग दिया गया है, जिसे जादुई चावल भी कहा जाता है। असम जिसे जादुई चावल या साली चावल भी कहा जाता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने NSKFDC यानी जो सफाई कर्मचारी है उनके साथ क्या किया है, एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया ताकि उनका आर्थिक और सामाजिक जो पहलू है उसमें और उत्थान हो सके। उनका बोला जाए कि थोड़ा सा उनकी जो एक उनकी लिविंग जो स्टाइल है लाइफ की जो है उसमें थोड़ी और सुधार किया जा सके। इसके अलावा युद्धपोत महेंद्रगिरी को 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। यह कौन सा है, यह आपका युद्धपोत जो है 7th है। 6th कौन सा था, विंध्यगिरी, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो के द्वारा, वो भी अभी अगस्त में ही, आई थिंक 17 अगस्त को वो भी लॉन्च किया गया था विंध्यगिरी। और यह आपका युद्धपोत है महेंद्रगिरी 7th है। नीति आयोग और UNDP ने सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने के लिए समझौते यहाँ पर हस्ताक्षर किया है। किसके लिए, सतत विकास लक्ष्य कब तक का है, 2030 का है, 2030 तक का, जिसके आपके 17 जो है एक सतत टारगेट कितना है, SDG कितना है, 17 लक्ष्य हैं, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था 17 लक्ष्यों के साथ। चीन ने अपने नए नक्शे में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को शामिल कर लिया। और इतना ही नहीं, उसने ताइवान और दक्षिणी चीन सागर का जो विवादित एरिया है उसे भी अपने नक्शे में शामिल कर लिया है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामवन सुलाई शहद को भी GI टैग दिया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की जो बसोली पेंटिंग है उसे भी GI टैग दिया गया है। केसर को GI टैग मिला है। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के बीच
5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता जो है ढाका में आयोजित की गई है। और बांग्लादेश की बात की जाए तो इसकी सीमा भारत के साथ जो है कितने किलोमीटर साझा करती है, तो 4096 किलोमीटर सीमा साझा करती है। और कौन कौन से राज्य हैं भारत के, ये मैंने आप लोग को प्रीवियस क्लास में बताया था, फिर भी बता दे रही हूँ कि कौन कौन से राज्य लगते हैं। असम हो गया, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है आपका। ओके, नाउ कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना को शुरू किया, जिसके तहत क्या है 1.33 करोड़ महिलाएं हैं और इनको जो शामिल किया गया है, इनकी इस परिवार की जो मुखिया होंगी, मुखिया महिला, उनको कितना दिया जाएगा, 2000 रुपीज की मदद दी जाएगी। कितना, गृह लक्ष्मी योजना के तहत। किसके द्वारा शुरू किया गया है, कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में 14 अक्टूबर को क्या हो रहा है, राष्ट्रीय जनमत संग्रह होगा। और 99 के बाद यह पहली बार हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में 14 अक्टूबर को जनमत संग्रह। एशिया कप 2023 का आयोजन किन दो देशों में हो रहा है, श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में। इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, एकता कपूर। इसरो सूर्य मिशन आदित्य L1 को कब लॉन्च कर रहा है, 2 सितंबर को लॉन्च करेगा, यानी आज के डेट में टाइमिंग क्या है, 11:50 पर इसे लॉन्च किया जाएगा। किस राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को अपनी व्यक्तिगत क्षमता से आत्मसम्मान विवाह करने की बोला जाए तो अनुमति दी है, तो तमिलनाडु राज्य ने दिया है। अब आते हैं आज के एमसीक्यूज पर और देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत से 2023 रेबन मैग्सेसे पुरस्कार को जीता है। ऑप्शन दिया गया है कोवी रचन, आर रवि कन्नन, सोनम वांगचुक, संजीव चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर रवि कन्नन। आर रवि कन्नन को रेबन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 का दिया गया है। सरकार ने सितंबर 2023 में कितने दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है, 6, 7, 8, 5। संसद का विशेष सत्र जो आपके 28 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक चलेगा, यानी कितने दिन हो गए, 5 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 डेज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए बुलाया है, 5 दिनों के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, सरकार ने तकनीकी वस्त्रों के लिए समर्पित स्टार्टअप दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, यह टेक्निकल टेक्सटाइल को 18 महीने की अवधि के लिए 100 लाख रुपए तक की अनुमति सहायता प्रदान करेगा। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोड बोला है केवल एक, केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। 2 क्यों नहीं होगा, तो यहां तक तो सही है कि ये टेक्निकल टेक्सटाइल्स को 18 महीने की अवधि के लिए 100 लाख न होकर के कितना होगा, इसकी जगह यह 50 लाख रुपए होगा। 50 लाख रुपए की यह अनुदान सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जया वर्मा सिन्हा, अनिल कुमार लोहाटी, सुनील सिंह कौशिक, दीपेश कुमार मलिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जया वर्मा सिन्हा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2023 का विषय क्या है, स्वस्थ आहार सभी के लिए किफायती है, स्वादों की दुनिया का जश्न मनाए, शुरू से ही समझदारी से खाना खिलाना, सही खाओ उचित आहार के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्वस्थ आहार सभी के लिए किफायती है। कम टू द नेक्स्ट। किस बैंक ने सभी बीसीसीआई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए शीर्षक प्रायोजक अधिकारी जीते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश में तख्ता पलट के बाद जनरल ब्राइस ओलीगुई न्यूगमा को अंतरिम नेता घोषित किया गया है, सीरिया, केन्या, गैबॉन, दक्षिण सूडान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैबॉन। गैबॉन में तख्ता पलट करने के बाद किसको चुना गया है, जनरल ब्राइस ओलीगुई न्यूगमा को। नाउ कम टू द नेक्स्ट। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक एक क्या किया है, कॉमिक बुक जारी की। इसे एनसीईआरटी और निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया है, यूनेस्को, विश्व बैंक, यूनिसेफ, भारतीय रिजर्व बैंक। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को, एनसीईआरटी प्लस यूनेस्को दोनों इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर परिक्रमा चरण 8 के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, विचार करें। सागर परिक्रमा चरण 8 31 अगस्त 2023 को कन्याकुमारी जिले के थेगा पट्टनम फिशिंग हार्बर में शुरू हुआ। बिल्कुल सही है। सागर परिक्रमा के चरण 8वें में तमिलनाडु के 4 तटीय जिलों का समावेशन शामिल होगा। यह भी सही है। बोला गया है कि कौन सा कोड सही है चुनना है, केवल एक, केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, दोनों कोड आपके सही हैं, यानी सी 1 और 2 दोनों।
एक और दो दोनों। नाउ कम टू द नेक्स्ट। डैश में भारत के पहले सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट विद्युत काकरापार परमाणु संयंत्र यूनिट 3 ने पूरी क्षमता प्रचालन शुरू कर दी है। कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात में कौन सा यूनिट 3 ने? इससे पहले कौन सी यूनिट 1 और यूनिट 2 ऑलरेडी चल रही थी? काकरापारम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का यूनिट 1 यूनिट 2 जिसकी क्षमता 220 मेगावाट है, और यह कौन से है? यूनिट 3 है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। चलिए, इसके साथ ही आज की क्लास की फिर हमारी जो हम लोगों ने देखा इंपॉर्टेंट इशूज देख लिया है। अगर कोई डाउट्स हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।